नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम प्रसाद और मैं एक हाय शराबी हूँ। प्रसाद। हाय प्रसाद भाई। हाय हाय, नमस्ते सभी हाय को। प्रसाद भाई। हाय हाय। ईश्वर की कृपा से, माता पिता के आशीर्वाद से और आप सभी भाइयों की वजह से आज मैं अभी तक शराब से दूर हूँ और एक अच्छी शांतिपूर्ण जीवन जीने का प्रयास कर रहा हूँ। दोस्तों, मेरी हिंदी इतनी खास नहीं है, आप संभाल लो मुझे। ज्यादातर तो मैं मराठी यूज करता हूँ, लेकिन गणेश भाई ने सुबह ही फोन किया था कि यार कोई बात नहीं, आप लैंग्वेज ऑफ द हार्ट है, आप करो कोशिश। तो कोशिश कर रहा हूँ मित्र दोस्तों। जो मेरा आज का विषय है, ए वे ऑफ लाइफ, जीवन जीने का मार्ग। मित्रों, इससे पहले मैं थोड़ा पीछे जाना चाहूंगा, क्योंकि अल्कोहलिज्म बताए बगैर ये पूरा नहीं हो सकता सब्जेक्ट। शराब कम उम्र में मेरे जीवन में आई थी। मैं स्कूल में था, 8वीं कक्षा में। अनजाने में मेरे दोस्त के साथ गया था, मुझे पता भी नहीं था हम लोग कहाँ जा रहे। तो उसने डायरेक्ट एक बार के पास गाड़ी रुकाई थी और अंदर ले गया वो। और जैसे ही बियर मंगवाई उसने, मैं तभी भी उसको ना नहीं कह पाया दोस्तों। आधी आधी बियर हमने ली थी, टेस्ट इतना कुछ खास नहीं था। फिर वैसे हम स्कूल में आए। उस दिन पता नहीं क्या हुआ, स्कूल में बहुत एंजॉय किया मैंने। और मुझे पता चल रहा था कि यार उस बियर की वजह से ऐसा हो रहा है, अच्छा लग रहा है। मैं बहुत सारी बातें कर रहा था। हाँ, और जो रिजर्वेशन बोलते हैं ना हम, कि वो मुझे लगने लगा कि यार ये ऐसा मजा बार बार आना चाहिए, और वो मुझे अच्छा लगा था। उसके बाद बहुत दिनों बाद, बहुत महीनों बाद फिर से ऐसा मौका मिला, तो एंजॉय करता था मैं। ठीक भी लगता था कि घर पे मालूम नहीं पड़ता था, तो दूर कभी कभार 6 महीने में, साल में, जैसे जैसे मैं बढ़ते गया और जैसा कॉलेज का पीरियड स्टार्ट हुआ, मेरी शराब बढ़ने लगी। और कब मैं शराबी बना मुझे पता ही नहीं चला। मुझे लगता था शराब में प्रॉब्लम नहीं है, बस ये लोग बराबर नहीं है। मुझे घर वाले अच्छे नहीं मिले, मुझे समाज के लोग अच्छे नहीं मिले, सब पे दोष देता था मैं दूसरों को। ऐसे करते करते बहुत सारे दिन गुजर गए, बहुत सारे साल गुजर गए। नौबत यहाँ तक आई थी कि मेरी शराब इतनी बढ़ चुकी थी कि शराब की वजह से मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। पहली बार जब हुआ था मेरी हालत, मैं रोड पर हालुसिनेशन में कुछ भी बड़बड़ कर रहा था, कुछ भी गाली दे रहा था। कुछ दोस्तों ने मुझे पकड़ा, मुझे घर लेके गए, और घर वालों ने देखा यार ये तो आज भी कुछ बिहेव कर रहा है, बर्ताव कुछ अलग ही लग रहा था मेरा। तो उन्होंने मुझे हॉस्पिटल लेके गए। कुछ नाम था हॉस्पिटल का, मैं नाम नहीं बताना चाहूंगा। तो वहां मुझे एडमिट किया। वहां पे मेरी ऐसी हालत थी ना दोस्तों, वो बेड पे ना, दोनों पैरों पे बेड़ी थी मेरे, दोनों हाथों पे बेड़ी थी। ऐसे बांध के रखा था मुझे, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना। और बड़बड़ कर रहा था कंटिन्यू, कुछ भी गाली बक रहा था। मुझे इतना कुछ याद नहीं है दोस्तों, ये बाद में मुझे मेरे माँ ने बताया। शादी नहीं हुई थी जब, मेरी माँ थी मेरे साथ, और वहां पे मुझे शॉक ट्रीटमेंट मिली। उन्होंने शॉक ट्रीटमेंट किया मुझ पे। फिर बाद में जैसे जैसे मैं होश में आने लगा,
एक एक बातें मेरी माँ मुझे बताने लगी, तो ऐसे कर रहा था वैसे। पैरों में मैं गेट के बाहर न जाऊं इसके लिए पैरों में बेड़ी थी मेरे। वो सेंट्रल जेल जैसे लग रहा था मुझे। और वहां पे मैं और माँ ने बताया कि यार तू सबको कुछ भी बोल रहा था, लेकिन डॉक्टर आए तो अच्छी बात कर रहा था। मैं बोला पता नहीं, साला बेवड़ा बहुत होशियार है, शायद ऐसा ही कुछ होगा। फिर वहां से जब रिलीज हुआ मैं 20-25 दिनों बाद, फिर कुछ दिन डर तो था ही। फिर घर वालों की वजह से भी मैं बाहर नहीं जा पाया। कुछ दिन रहा मैं शराब से दूर। फिर जैसे मैं वापस से अपने दोस्तों की तरफ जाने लगा, फिर एक बार मेरे हाथ में शराब आई। ना नहीं बोल सका मैं। एक दोस्त ने मुझे ऑफर किया, मैं बोला चलो जाएंगे। और कुछ मैंने मेडिसिन भी ली थी उस पे, शराब पी ली मैंने। और एक पहले ही पैक में 90 का पैक था। और ऐसी तकलीफ हुई ना मुझे, वो ये 2 मिनट में नहीं बता सकता मैं दोस्त। ऐसी भयानक तकलीफ हुई थी मेरे को। फिर वो दोस्तों को कुछ गड़बड़ लगा, उन्होंने मुझे घर छोड़ा। सीधा मैं बेड पे गया और सो गया ब्लैंकेट लेके। ठंडी बज रही थी, घबरा रहा था, थर थर कब कर रहा था। और डर तो इतना लग रहा था कि मुझे लग रहा था कि आज बस खत्म होने वाला हूँ मैं। और फिर बाद में जब मैं उठा, नींद हुई मेरी, दूसरे दिन घर पे पता चल गया ये कुछ तो भी गड़बड़ करके आए। तो दूसरे दिन मैं सोचने लगा यार ऐसा क्यों हुआ मुझे, एक 90 के पैक से। कोई समझदार इंसान रहता ना तो वो बोलता था यार शायद अब नहीं यार बस करना चाहिए। मैंने क्या किया, मैंने मेडिसिन छोड़ के फिर से शराब पी के देखा, तब तो मुझे तकलीफ ज्यादा नहीं हुई। मैं बोला अरे यार प्रॉब्लम वो मेडिसिन में था, शराब मैं अभी भी पी सकता हूँ। ऐसा होते गए दोस्तों। घर वाले परेशान थी, शराब के लिए मैं कुछ भी कर सकता था, ऐसी कंडीशन हो गई थी मेरी। तो घर वालों को लगा कि यार इसको क्या कर रही हो, तो उनको लगा ये शादी के बाद शायद सुधर जाए। तो एक लड़की देख के शादी हुई मेरी। शादी के 2-3 दिन ठीक था। जैसे ही फिर मैं वापस से जब शराब पी कर आया 12-1 बजे, तो बीवी को लगा यार, उसने देखा मेरी हालत बहुत खराब कंडीशन थी मेरी। तो उसने मुझे अभी सोबरिटी में बताया था कि यार आपकी हालत देख के मुझे लग गया था कि किसी शराबी से मेरी शादी हो गई है, अभी कुछ भरोसा नहीं मेरा। और एक डेढ़ शादी के 1-1.5 साल बाद फिर से मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ा दोस्तों। फिर से वही सब सीन, हॉस्पिटल बेड पे मैं बंधा हुआ था। वो डॉक्टर ने फिर से मुझे शॉक ट्रीटमेंट दिया। और इस बार माँ की जगह मेरी बीवी थी मेरे साथ। उसने भी वही बताया यार तू कुछ भी करता था, तू कुछ भी बोलता था, कहीं भी निकल जाता था, मतलब कब की बातें करता था पता नहीं, हालुसिनेशन की ये। तो उसने बताया मुझे कि यार तू डॉक्टर आया तो अच्छा बात करता था। यार बोला मुझे पता नहीं क्या होता है। और वहां से जब मैं रिलीज हुआ दोस्तों, फिर भी नहीं रुक पाया मैं। फिर से मुझे शराब पीनी ही पड़ी। ना नहीं बोल सकता था मैं शराब। बहुत सारे अनुभव है दोस्तों मेरे शराब के बारे में। बहुत गिर चुका हूँ, उसके लिए मैं बहुत भीख भी मांगकर शराब पी है, चोरी चपड़ी करके शराब पी है। जो नहीं वो किया है मैंने शराब के लिए। ऐसे दो अल्कोहलिक्स अनोनिमस के दो दोस्त मेरे घर पे आए थे। पिताजी ने बोला था कि कोई तुझसे मिलने आने वाला है। मुझे लगा शायद उनके कोई दोस्त वोस्त होंगे, ऐसे अपना भाषण देंगे और चले जाएंगे। तो जब वो दो मेंबर मेरे घर पे आए थे और उन्होंने जो मुझे मैसेज दिया, अनुभव बताए, तो थोड़ा सोच में पड़ा था मैं।
लेकिन मेरी इच्छा नहीं हुई थी। लेकिन वो मुझे लग रहा था कि यार चलो, पिताजी बोल रहे जाके आएंगे। शाम में मीटिंग थी और उस मीटिंग को मैं बिना पिए गया था और देखा वहाँ पे मीटिंग का माहौल मुझे बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे जो भाई शेयर कर रहे थे, आइडेंटिफिकेशन हो रहा था। मुझे अपने अनुभव में झांक के देख रहा था मैं, पर इतना कुछ किक नहीं मिला था मेरे को। और मीटिंग के बाद भी मैं फिर से दूसरे दिन शराब पिया और एक 15-20 दिन मैं पीते ही गया। मीटिंग करता था और पीता था। फिर मीटिंग बंद किया और पीने लगा। फिर से वो भाई मेरे घर पे आए। मेरे बीवी ने उनको फोन करके बोला था यार ये फिर से वैसा ही कर रहा है। तो वो एक भाई है, वो वापस से आए घर पे। फिर से उन्होंने मुझे समझाया, फिर मीटिंग लेके गए। ये जो 1 महीने का पीरियड था ना दोस्तों, वो मेरे को मीटिंग की बातें याद आती थी, अनुभव याद आते थे। और मुझे दिख रहा था कि मैं वहां पे नहीं गया तो खत्म हो जाऊंगा। फिर से मैंने एक नई शुरुआत की। हम्म, फिर रुक गया मैं दोस्तों। जैसे फिर मीटिंग को ऐसे पकड़ा ना कि अभी तक आज तक नहीं छोड़ पाया। मैं रेगुलर मीटिंग करता था, कैसे भी हो, साइकिल हो, ऑटो हो, भाई लोग कोई लेके जाते थे। फिर मीटिंग में करने लगा, फिर सुनने लगा। कान और आँख खोल के सुनने के लिए कहते हैं यहाँ पे। जैसे जैसे सुनता गया मुझे बहुत सारा आइडेंटिफिकेशन मिला। मुझे लगने लगा कि यार इन लोगों का हो सकता है तो मेरा भी कुछ ना कुछ जरूर हो जाएगा यार। फिर बाद में जो मैं थोड़े 6 महीने 8 महीने बाद वो सारा पूरा लिटरेचर मैंने ले लिया था। थोड़ा बहुत पढ़ने लगा था उसमें से। समझने समझ में इतना कुछ आता नहीं था, लेकिन पढ़ने लगा था मैं, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। फिर एक भाई से बात हुई मेरी, बोले यार स्पॉन्सर क्यों नहीं लेता। मैंने यार ये क्या होता है। बोले यार कुछ नहीं, वो एक मार्गदर्शक होते हैं, वो अपने अनुभव से जिन्होंने ये 12 कदमों पे काम किया है, बस उनके साथ बैठ के बातें करना है। मुझे इतना कुछ समझ में नहीं आ रहा था, फिर भी मैं बोला ठीक है यार कोई बात नहीं। पर मैंने थोड़ा और टाइम लगाया, 1-1.5 साल हो गया। फिर जैसे वो मेरी उनसे पहली बार मुलाकात हुई मीटिंग में, मेरे मार्गदर्शक दोस्तों, आज वो इस दुनिया में नहीं है, परमेश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। उन्होंने बहुत हेल्प की मेरी। आज उनकी वजह से मैं बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ। और उनसे जब पहली बार मैं जब कर रहा था तो बहुत अच्छा लगा मुझे उनसे बात करके। कुछ मुझे ऐसा डर नहीं, कुछ नहीं। वो उनसे जब बात हुई, पूरा डर निकल गया था मेरा। फिर 1-2 घंटे बात की थी हमने शुरुआत में। फिर मेरे से बाद में फिर हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया। उन्होंने बताया मुझे पहला कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम, चौथा और पांचवा जब मैंने उनके साथ लिया तो एक अलग प्रकार का अनुभव था मेरा। पांचवा कदम करके मैं, आज भी मुझे वो दिन याद है। मैं वहां से निकला उनके यहाँ से, तो ऐसा कुछ महसूस हो रहा था कि यार बहुत हल्का फील हो रहा था, जैसे मैं हवा में उड़ रहा हूँ या फिर कुछ अलग ही दुनिया में जा रहा हूँ मैं। कि बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत हल्का हल्का महसूस हुआ। घर पे आया मस्त एकदम सुकून से सोया उस दिन। और ये जर्नी, सोब्राइटी की जर्नी बहुत बड़ी है मेरी दोस्तों। सब अच्छा अच्छा ही हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। आज भी जब, और ये प्रार्थना की बहुत मुझे आदत लगती है दोस्तों। आज भी पता नहीं कितने साल हो गए, पर जब भी सुबह उठता हूँ ना, ऑटोमेटिकली मेरे मुंह से प्रार्थना निकलती है। रोज सुबह मैं उसका आभार व्यक्त करता हूँ।
धन्यवाद देता हूँ ईश्वर को और दिन की शुरुआत करता हूँ। और रात में सोते समय भी प्रार्थना, ये अपने आप होता है दोस्तों। आज मुझे याद करने की जरूरत नहीं पड़ती कि ये करना है, हो जाता है वो मेरे से। और जैसे मैं अभी एक वे ऑफ लाइफ, ये में आने लगा। शुरुआत में मेरे पास कोई जॉब नहीं था, तो यहाँ के भाइयों ने मुझे बहुत प्यार दिया, बोले आते रहे यार, हो जाएगा, आते रहे। गले गले लगाए इन्होंने, समझाए मुझे और बहुत साथ दिया इन्होंने। फिर बाद में जैसे जैसे 6 महीने 8 महीने हो गई, मेरे को छोटा सा जॉब लगा। और कुछ तो भी मुझे लगा कि ये स्वीकार भाव जो है ना, ये करना बहुत जरूरी है। एक हेल्पर का जॉब लगा था मुझे, तो मैंने उसका भी स्वीकार कर लिया, कोई बात नहीं। उससे पहले एक बात बताना चाहूंगा दोस्तों कि मेरे पिताजी क्लास 1 ऑफिसर थे, और उसका घमंड मैं करता था कि मुझे ट्रीटमेंट भी अच्छी मिलती थी जहां जहां मैं हम रहते थे। यार ये सांप का लड़का है, सांप का लड़का है। और उसकी वजह से भी मेरा बहुत सारा नुकसान हुआ है। वो एक मस्ती थी। बाद में भी जहां जहां मेरे पिताजी ने उनके पहचान से जॉब जो मिले थे मुझे, वो सारे मैं ऐसे ही छोड़ देता था। यार है, ये मेरे मेरे लायक काम नहीं है, वो मेरे लायक नहीं है। और शर्म में ऐसे पछाड़ा था मुझे कि ये में आने के बाद मुझे फिर जो ऑप्शन दिखा वो मैं करने के लिए तैयार हो गया। वहाँ कंपनी में एक जॉब मिला मुझे हेल्पर का, वो मैं करते गया। 1 साल भर किया मैंने वहाँ पे। और वहाँ पे जो मशीन्स होते थे वो मैं सीख गया वहाँ पे। उसके बाद वहाँ से दूसरी तरफ ट्रांसफर हुआ, और वो काम सीखने की वजह से वो मुझे काम मिला। पैसों आर्थिक तंगी थी मेरी, पर एक शराब का खर्चा मेरा बच गया था। और जो भी पैसे मैं कमा रहा था वो पूरा का पूरा घर आ रहा था दोस्तों। और काम पे जो टिका रहा मैं पहली बार जिंदगी में, इतने साल मैंने कभी एक जगह पे काम नहीं किया था। और जिम्मेदारी क्या होती है ये कभी मुझे मालूम ही नहीं था। शादी के बाद भी मैं कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं था। पर ए में आने के बाद, जैसे यहाँ पे बोलते हैं ना कि सोबराइटी घर से शुरू होती है, तो घर पे छोटी छोटी चीजों में ध्यान देने लगा। बीवी से भी अच्छी चर्चा करने लगा कि यार क्या करना चाहिए क्या नहीं। और जो भी मेरा सैलरी मेरी जो मिलती थी, जो पेमेंट मिलता था, उसका पूरा इस्तेमाल मैं घर पे करने लगा। और परिवार में भी उनको थोड़े होश मिले, थोड़ा विश्वास लगने, पूरा विश्वास आज भी नहीं है, लेकिन उनको थोड़ा लगने लगा यार ठीक है अभी सुधर गया है, बहुत दिन से तो देख रहे हैं हम, काम पे भी जा रहा है। ऐसा करते करते दोस्तों, मीटिंग नहीं छोड़ा मैंने, मीटिंग जाता ही था कुछ भी हो जाए। फिर शुरुआत की घर से कि यार क्या कर सकते हैं हम। तो मेरे भाई का जो लड़का था, वो छोटे थे, भाई की लड़की छोटी थी, तो उनका बर्थडे वगैरह रहा तो मैं अपने यहाँ अपने तरफ से मैं उनको केक लाता था। और थोड़ा बहुत मैं जिम्मेदारी लेने की कोशिश कर रहा था, मतलब उस प्रक्रिया में था। मित्रांनो, दोस्तों, ऐसा करते करते मैं आज 12 साल हो गए। आज भी मैं घर पे किसी का भी बर्थडे हो, केक मेरे तरफ से होता है। और जब मेरा बर्थडे होता है ना, तो पिताजी मेरे लिए मंगवाते केक। ये मैं बड़प्पन नहीं, या फिर मैं ये नहीं कहने वाला था, लेकिन ये बदलाव हुआ है मेरे घर में कि
कार्यक्रम की वजह से जो मुझ में बदलाव हुआ, और ये जो मेरा बदलाव मेरे परिवार ने देखा, तो वो उनका भी मेरे प्रति जो विचार थे वो बदलने लगे। समाज में भी आज बहुत सारे लोगों से मैं आज ठीक शराब पीने के वक्त तो किसी से ठीक से ढंग से बात भी नहीं करता था। आज बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं, यार अच्छी बात करते है तू, तेरे से अभी तेरे मुंह से गालियां भी नहीं निकलती और शराब की बू भी नहीं आती। क्या हुआ, क्या करता है अभी, ठीक लग रहा है। बहुत सारे दोस्त तो आज भी बोलते हैं, यार अच्छा हो गया तू सुधर गया, नहीं तो कब का ऊपर जाता था। मुंह पे बोलते हैं मेरे को। दोस्तों फिर जैसे मेरे जो बड़े भाई थे वो भी अल्कोहलिज्म में थे। उनको भी हमारे भाइयों ने मैसेज दिया था, पर वो आ नहीं सके नहीं दोस्तों। और मेरी 1.5 साल की सोबरिटी थी और उनका एक्सीडेंटली डेथ हो गया दोस्तों। वो हमारे घर के लिए बहुत बड़ा ट्रॉमा था। बड़े भाई थे मेरे, और मैं सोबर था, और मैं देख रहा था यार, मैं अगर नहीं टिकूंगा यहाँ पे तो मेरी भी विकेट गिरने वाली। मैं टिका रहा दोस्तों। बहुत सारी चीजें हुई सोबरिटी में। फिर बाद में जैसे मेरी जो पहली बच्ची हुई, बेटी हुई मुझे, उस वक्त भी मेरी आर्थिक इतनी परिस्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन मैं अपने तरफ से जो हो सके वो कर रहा था दोस्त। जितने भी पैसे मुझे मिलते थे उसमें से ज्यादातर हॉस्पिटल, दवाई या घर खर्चे के लिए। फिर मैं उसमें ओवर टाइम भी करने लगा। फिर वैसे कुछ जो मिल जाए वो करने लगा। मैं स्वीकार कर लिया मैंने दोस्तों कि ये करना ही है मुझे। और लड़की हुई मुझे, उसके बाद थोड़ा मेरा सैलरी बढ़ा, और उसको अ, और बाद में मैंने एक बाइक ली। ये मतलब ये बाइक की बात क्यों बता रहा हूँ दोस्तों। एक जमाना ऐसा था कि मैंने साइकिल बेच के भी शराब पी थी मेरे पास। तो ए में आने के बाद जो ये बदला है कि मैं, और उसकी भी पेमेंट मैं, मेरे 30 महीने के मेरे हफ्ते थे, मैंने वो 20 महीने में क्लियर कर दिए थे। और जो सातत्य बोलते हैं ना, सातत्य, वो ऑनेस्टी, ओपन माइंड, विलिंगनेस, ऑनेस्ट, प्रामाणिक रहने की कोशिश करता हर टाइम कि मैं किस प्रकार इसको निभाऊंगा बस। और जैसे, और परमेश्वर की इच्छा जानने की कोशिश करने लगा कि यार वो क्या चाहता है मेरे से। जैसे कदमों पे काम करने के बाद जो घर की जिम्मेदारी उठाई, वैसे भी जैसे एक मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया था दोस्तों। उनका घुटने के यहाँ पे फ्रैक्चर हो गया था। उस वक्त मैं सोबर था तो उनका साथ दे पाया। मैं उनको हॉस्पिटल लेके जाना, वापस वहां से लाना। यहाँ पे 500 से 600 मीटर दूरी पर हॉस्पिटल था वो। तो उनको व्हील चेयर पर लेके जाना पड़ता था, रोड रोड से। भाव ऊपर वाले ने मुझे इस लायक बनाया दोस्तों कि मैं उनको ले जा सका वहां तक। इसमें से उनका विश्वास थोड़ा थोड़ा मुझ में बैठने लगा, यार ठीक है यार। और फिर बाद में एक एक पीने के समय एक मम्मी को एक बार हॉस्पिटलाइज हुई थी मम्मी, और कुछ एंजियोग्राफी करना था मम्मी का। मैं शराब में धुत था। इन लोगों ने मुझे बताया भी नहीं था कि ऐसा कुछ हुआ है। सब ऑपरेशन हो गया, सब हो गया, उसके बाद मुझे बताया कि यार ऐसा ऐसा
एक ऑपरेशन मेजर था मम्मी का, और हो गया वो। तो मैंने दी, मेरे बहन से पूछा था, यार मेरे को तो तुमने कुछ बताया नहीं। उसने बोला था, बता के क्या फायदा था, मतलब उसका मतलब ये था कि तू क्या ही कर लेता। लेकिन इस सोसाइटी में दोस्तों, कोई भी छोटी बड़ी चीज मम्मी को या पिताजी को, वो मुझे हक से बुलाते बोलते, अरे मम्मी का और एक दूसरा ऑपरेशन था आंखों का, तो पूरा ऑपरेशन होने तक मैं उनके साथ था दोस्तों। दोनों ही आंखों के टाइम में उनके साथ था। वो खुद मुझे लेके गए थे, यार तू रहे हमारे साथ। तो पापा के लिए भी एक डिसीज है, वो उसके लिए मैं मुंबई जाता हूँ उनके साथ। 5 साल हो गए दोस्तों। जब जब अपॉइंटमेंट रहती है तो पापा मुझे ही लेके जाते। नहीं नहीं, वो खुद से बोलते हैं, यार तू ही है मेरे साथ। ये की वजह से मैं उनकी सेवा कर पा रहा हूँ दोस्तों। ये सिर्फ ये मीटिंग, ये प्रोग्राम की वजह से ये बदलाव हो पाया है। नहीं तो मेरे अनुभव ऐसे कि मैं ऐसा नहीं था। और जो आर्थिक नियोजन के बारे में एक मेंबर से मेरी चर्चा हुई थी, और उन्हें, जब मेरी पहली लड़की हुई थी, उन्होंने तभी बोला था कि यार एक काम कर, तू थोड़ी सैलरी में से बचा के अपने एक पोस्ट में योजना है अपनी, सुकन्या समृद्धि योजना, उसमें क्यों नहीं ट्राई करता कि जैसे जैसे जितने भी जमा होंगे उतने तू करते जा। तो लिटरली मैं, अभी मैं जॉबलेस हूँ, फिलहाल मेरे पास जॉब नहीं है। अभी मेरी लड़की 11 साल पूरे हो गए उसको। 11 साल तक मैं अभी तक उसके लिए पैसे वो जमा कर रहा था। बाद में दूसरी लड़की हुई, उसके लिए भी मैं बराबर से वो पोस्ट में पैसे जमाता गया। अभी वो कितने हुए क्या हुए पता नहीं, लेकिन एक नियोजन किया है मैंने आर्थिक। एक फूटी कौड़ी नहीं रहती थी मेरी जेब में, ये मैं एक ही प्रोग्राम की वजह से कर पाया। और घर में तो इतना सब बेच बाच के सत्यानाश कर दिया था। सच्ची बोलता हूँ दोस्तों, ये सोसाइटी में चीजें घर की नहीं गई है बाहर, उल्टा बाहर से चीजें घर में आई है। जरूरत की चीजें हैं, वो मैं ला पाया हूँ एक ही बदौलत। अभी लास्ट ईयर मेरे बड़ी लड़की को 11 साल का कुछ प्रोग्राम था हमारे घर में। वो पूरा फंक्शन दोस्तों, पूरे फंक्शन का खर्चा मैंने खुद उठाया था। पापा पिताजी से कुछ नहीं बोला, उनको बोला सब हो जाएगा हो जाएगा। उनको उनको लगा नहीं मैं कर पाऊंगा दोस्त, लेकिन मैंने कुछ नियोजन किया था, कुछ पैसे जमा के रखे थे, कुछ थोड़े, मुझे पता था कि ये करना है अपने को। वो छोटा मोटा क्यों ना हो, पर पूरा खर्चा मैंने उठाया। और मुझसे अच्छा मेरी बीवी को लगा कि यार बहुत अच्छा कार्यक्रम किया आपने, हमको उम्मीद भी नहीं थी होगा इतना अच्छा, और ठीक ठाक हो गया था वो। ये नियोजन मेरे जैसे बेवड़ा आज कर पाता है, ये एक बहुत बड़ा आश्चर्य है दोस्तों। और मेरे स्पॉन्सर हमेशा बोलते थे, यार तू तू चिंता मत कर, वो सब कर लेगा तेरे लिए। और होते हुए मैं देख रहा था दोस्तों मेरे बारे में। और छोटी छोटी चीजों में मैं घर में भी इन्वॉल्व होने लगा कि यार क्या चाहिए, मम्मी की दवाई लानी है मैं लेके आता हूँ, या फिर कुछ बाजार से कुछ लेकर आना है, राशन पानी मैं लेके आता हूँ, कुछ जरूरतें हैं घर की, तो मैं खुद खड़ा रहता था कि यार मैं कर लूंगा ये, वो मैं लाऊंगा। काम करते करते ये कर रहा था मैं, तो उनका विश्वास अच्छे से आज ठीक ठाक मेरा विश्वास करते हैं वो लोग।
मुझे याद है दोस्तों, मैंने अपने पिताजी के पर्स से चोरी करके भी शराब पी थी। और एक जब हॉस्पिटल जब हम गए थे मुंबई में, तो उनको एक दिन के लिए एडमिट होना था। और उनकी सारी चीजें डॉक्टर ने कहा था कि निकाल के आप उनके आपके बेटे के पास दे दो। उनका पर्स, उनका सोने का लॉकेट और पर्स में उनके जो 3-4 कार्ड रखे हुए थे, वो मेरे पास दिए पापा ने और कहा कि इस कार्ड का ये नंबर है और इस कार्ड का ये नंबर, तुझे जब जरूरत पड़ेगी पैसे निकाल लेना तू। अच्छा सा होटल करके उसमें रहना तू, और पैसे इसमें से तू पे करना उसमें। दोस्तों, ये बदला हुआ शराबी, मैं पहले तो मेरे हाथ में वो कुछ देते नहीं थे, मैं शराब के वक्त, शराब पीने के वक्त। लेकिन ये सोबराइटी में उन्होंने जो विश्वास दिखाया था ना मुझे, मैंने उनके पर्स में खोल के भी नहीं देखा। किसी कार्ड का यूज नहीं किया मैंने। मेरे पास जो पैसे थे उसी में मैं वहां पे रहा, सस्ते वाला लॉज किया। फिर दूसरे दिन वापस हॉस्पिटल गया। पिताजी रिलीज हो गए थे, उनकी सारी चीजें वैसे की वैसे वापस दी उनको मैंने। और उन्होंने पूछा मुझे कि यार, खर्चा किया नहीं कि इसमें से? मैं बोला कुछ भी नहीं किया उसमें से। उनको भी अच्छा लगा। फिर बोले तूने कहा से दी पैसे? मैं बोला था मेरे पास, मैं लेके आया था आपके लिए। ये बहुत बड़ी, मेरे लिए तो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी दोस्तों, क्योंकि मैंने बहुत बार उनके पर्स में से पैसे चुरा के दारू पी थी। और इस बार उन्होंने खुद से मुझे पर्स दिया था और पिन पिन नंबर के साथ दिया था। और इस बार मेरे में बदलाव होने की वजह से मैंने हाथ नहीं लगाया उसको। और मम्मी के साथ पहले से ही बहुत मेरे अच्छे संबंध थे। उन्होंने बहुत बार बचाया मुझे, बहुत बार, पापा से, समाज से। और आज भी बहुत अच्छी जमती है मेरी उनसे। मैं फर्स्ट फ्लोर पे मैं रहता हूँ, मम्मी नीचे ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं, मम्मी पापा। हमेशा आते जाते उनसे बात करता हूँ। उनसे बात करे बगैर मैं ऊपर भी नहीं आता हूँ। पूछता हूँ उनको खाना हुआ है, कुछ जरूरत है, मेडिसिन खा लिए। बस दोस्तों, इतना ही करता हूँ और इसके रिजल्ट मुझे बहुत सारे मिलते। मेरे मम्मी पापा ने कभी नहीं कहा कि तू ये ऐसा ऐसा जॉब करता है, तू तू ये जिम्मेदारी ले, वो जिम्मेदारी ले। वो मुझे सुधरा हुआ देखते हैं ना, उनके लिए यही बहुत है। और ऑनेस्टी से जो आज मैं रहने की कोशिश करता हूँ, जो मैं छक्के पंजे करता था, झूठ बोलता था, वो सब आज नहीं होता मेरे से दोस्तों, मैं नहीं करता हूँ। और उन्होंने ये देखा है, तो आज घर परिवार में मेरे अच्छे संबंध है, समाज में मेरे बहुत अच्छे संबंध हुए आज। जो लोग मुझे शराबी कह के बुलाते थे या चिढ़ाते थे, आज वही लोग बोलते हैं, यार अच्छा है यार, तू बहुत अच्छा सुधर गया है। वो मुझे बोलते हैं, यार ये इसको भी प्रॉब्लम है, इसको भी बता, एक बार कभी तो भी बात कर उससे। और काम पे तो जो मैं एक ही जगह पर 10 साल टिक कर काम किया, वहां पे भी मेरे संबंध अच्छे थे दोस्त। गुस्से पे जो एक की वजह से काबू में था, आज मैं जो खुन्नस, गुस्से की इन्वेंटरी, डर की इन्वेंटरी, सेफ की इन्वेंटरी मैंने जो ली थी, उसकी वजह से मुझे लगने लगा कि यार मैं कितना गलत करता था और मैं आज कैसा रहना चाहिए। आज बिल्कुल मैं कोशिश करता हूँ मित्र दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा, और मैं इसमें और सुधार करूं। ईश्वर की इच्छा इच्छा जानने के बारे में मैं हमेशा सोचता हूँ कि वो क्या चाहता होगा मुझसे, कि मैं क्या करूं। और
सच में दोस्तों आज मेरी बहुत श्रद्धा है उसमें, ईश्वर में। पहले जैसा था, जब जब कुछ अच्छा हुआ, मेरा कुछ एकदम अच्छा चल रहा है, तो मैं क्रेडिट खुद को देता था कि यार मैंने किया ये मेरे वजह से हुआ है। और जब कुछ बुरा होता था, यार ये ईश्वर ऐसा करता है मेरे साथ, या ईश्वर नहीं है, कुछ भी मतलब मराठी में क्या बोलते हैं, डळमळीत श्रद्धा। वो एक लेवल नहीं था उसका, कभी इधर कभी उधर हो जाता था। और एक मैंने शेयरिंग में सुना था दोस्तों, तीसरे कदम के ऊपर वो कह रहे थे कि यार जो मैं करता हूँ वो मेरी इच्छा। उनको एक सवाल था कि अपनी इच्छा और परमेश्वर की इच्छा कैसे जानना है। उन्होंने सिंपल बताया था कि जो मैं करता हूँ वो मेरी इच्छा, और जो मैं करना चाहिए वो ईश्वर की इच्छा होती है। इसको मैं, हिंदी मेरी इतनी खास नहीं है दोस्तों, इसको मैं मराठी में अच्छे से बता सकता हूँ कि जे मी करतो ती माझी इच्छा, जे मी करायला पाहिजे ती परमेश्वराची इच्छा असते। सिंपल वर्ड में बताया था उन्होंने। और आज मैं, और मेरे स्पॉन्सर तो कहते थे, अरे देख, जो कुछ भी हो रहा है अच्छा है या बुरा, वो सब उसकी इच्छा है, बस कुछ गलत नहीं करने हैं, और इसमें चलते रहे, तुझे बहुत मजा आएगा। आज भी वही करता हूँ दोस्तों, जो कुछ भी होता है सब क्रेडिट में वो ईश्वर को देता हूँ, अपने तरफ कुछ भी नहीं रखता हूँ। जो कुछ भी हो रहा है अच्छा है या बुरा, वही कर रहा है, वही मुझसे करवा रहा है, मैं निमित्त मात्र हूँ। एक छोटा सा इंसिडेंट दोस्तों, ये मेरे सामने की गली में एक घर में, उनको मेरा अल्कोहलिज्म बहुत जबरदस्त पता है, ये सबसे गया गुजरा हुआ ऐसा पता है उनको। तो एक 2-3 महीने पहले वो आए थे मेरे पास, मेरे दोस्त की मिसेस है, वो लड़के को लेकर आई थी और रो रही थी। वो बोल रही थी, यार आप कहाँ जाते हो, क्या करते हो पता नहीं, लेकिन हमारे मिस्टर बहुत पीने लगे हैं, उनको भी आप समझाओ जरा, लेके जाओ, आप कहाँ जाते हो वहाँ पे। वो क्या बोलते हैं सब, दाय मोकळून रडणे, म्हणजे आम्ही मराठी बोलते, वो ऐसे रोने लगी ना, तो मुझे बहुत बुरा लगा था। उसके बाद मैं गया, मैं उसके पास, उसको अपना मैसेज दिया, फिर उसको एक बार लेके डेविजल भी गया था, लेकिन नहीं आया दोस्तों बाद में। हर बार हमेशा मैं फोन करता था, चल रहा है कि मीटिंग को, तो कुछ ना कुछ बहाना बताता था, यार मेरे को यहाँ पेमेंट लेने जाना है, अरे यार मैं काम पे हूँ, या ऐसा हूँ वैसा हूँ, मतलब। और देखता हूँ ना दोस्तों, मैं आज उसको कभी दिखता है दूर से तो हालत बहुत खराब है उसकी। मेरे परमेश्वर ने जो चुना है मुझे अल्कोहलिक्स अनोनिमस के लिए, ये कृतज्ञता मैं कभी नहीं भूलूंगा उसके प्रति। यहाँ पे आते रहूंगा तो ही जिंदा रहूंगा, और सिर्फ जिंदा नहीं रहूंगा, एक खुशहाल और अच्छी जिंदगी जी पाऊंगा दोस्त। ये मुझे विश्वास है आज इस परमेश्वर पे, ये कर देगा, सब ठीक कर देगा मेरे बारे में। दोस्तों, मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी मैंने बोलने की कोशिश की है। और यहाँ पे मैं रुकना चाहूंगा दोस्तों, क्योंकि अभी मुझे मेरी बच्ची का स्कूल का टाइम हो गया है, उस, स्कूल छूट चुका है उसका, उसको जाके लेकर के आना है। ये तो यहाँ पे मैं रुकना चाहूंगा दोस्तों। होप पायनियर फाइनेंशियल ग्रुप नागपुर, इनका मैं बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने आज मुझे बुलाया, बोलने का मौका दिया, और आप सब लोगों ने इतनी शांति से मुझे सुना, आप सब लोगों का मैं आभारी हूँ। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।